देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं, उन्हें आसान भाषा में विस्तार से आपको समझाते हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी आपको समझाएंगे। राज्यसभा में शपथ ग्रहण किस तारीख को है, ये पूरी खबर विस्तार से आपके सामने रखेंगे। बंगाल में अमित शाह ने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा अनंत सिंह का अलग अंदाज दिखा है, वो तस्वीरें भी विस्तार से आपके सामने रखेंगे और उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट में रोज कितनी जानें जाती हैं, इसके आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे। तो ये खबरें तमाम आपको विस्तार से दिखाएंगे। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ग्रहण का समारोह है और शपथ ग्रहण के लिए बीजेपी नेता शिवेश राम को रिटर्निंग ऑफिसर का फोन आ चुका है। 10 अप्रैल को चुने गए सभी नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम नीतीश कुमार भी शपथ ले सकते हैं। और सवाल है कि क्या राज्यसभा में शपथ से पहले सीएम पद से इस्तीफा देंगे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तो मुझे ये जानकारी है कि 10 अप्रैल को मुझे शपथ लेना है। 10 अप्रैल 2026 यही तारीख तय हुई है बिहार से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों के शपथ ग्रहण की। इस बात की जानकारी खुद बिहार से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद शिवेश राम ने दी। शिवेश राम ने बताया कि शपथ ग्रहण के लिए उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर का फोन आया था। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ग्रहण समारोह है। उसी दिन बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बिहार से निर्वाचित सभी 5 सांसद शपथ ले सकते हैं। नवीन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा सभी लोग उसमें शपथ लेंगे। जी, मुझे तो लगता है ऐसा ही, क्योंकि मेरे लियाजनिंग अफसर से जो बात हुई उन्होंने कहा कि 10 तारीख को बिहार के लोगों का शपथ लेना। सवाल है कि क्या राज्यसभा में शपथ से पहले सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। उसके पहले वो 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैं। इधर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात पर भावुक होते हुए मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं कि हम लोग नहीं चाहते थे कि वे बिहार को छोड़कर राज्यसभा जाएं। परिस्थितियों के साथ उनका निर्णय है, हम लोग तो नहीं चाहते थे कि वो जाएं। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी कहा कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना हम सब के लिए दुख की बात है। हम लोग के लिए तो दुख की बात है व्यक्तिगत रूप से। हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में इतना ज्यादा काम किए कर सके हैं और जितना काम बिहार में हुआ और जितना ज्यादा काम हुआ है, मैं नहीं समझता हूँ पूरे देश में इतने काल में किसी नेता ने उतना बड़ा काम ज्यादा काम किया हो। ये तय है कि नीतीश राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, लेकिन जब तक वे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार विकास कार्यों को लेकर गंभीर हैं। समृद्धि यात्रा के समापन के बाद भी वे रुके नहीं हैं। शनिवार को सीएम ने पटना में बन रहे गौरव पार्क का निरीक्षण किया, पटना हाट के निर्माण का भी जायजा लिया और सभ्यता दौर भी पहुंचे, वहां भी घूम घूम कर चीजों को देखा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो माना जा रहा है कि 10 अप्रैल को राज्यसभा के लिए शपथ ग्रहण कर लेंगे नीतीश कुमार, लेकिन उससे पहले 30 मार्च को वो इस्तीफा देंगे। अब इस खबर को विस्तार से आपको समझाते हैं और बारीकी से एक एक चीजें आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, बिहार से राज्यसभा के लिए 5 नेताओं का निर्वाचन हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। जेडीयू से केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का राज्यसभा के लिए निर्वाचन हो चुका है और 5वां नाम जो राज्यसभा के लिए जाने के लिए तय हुआ, वो राज्यसभा सांसद जो बने हैं वो बीजेपी के नेता शिवेश राम हैं और उन्होंने ही जानकारी दी कि रिटर्निंग ऑफिसर का राज्यसभा से कॉल आया है, जिसकी वजह से अब ये संकेत लगाए जा रहे हैं कि सभी बिहार के राज्यसभा के निर्वाचित नेता वो 10 तारीख को ही शपथ ग्रहण करेंगे। देखिए, 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव था और उसी दिन रिजल्ट भी आ गया था। अब बताया जा रहा है कि राज्यसभा में शपथ ग्रहण के लिए 10 अप्रैल की तारीख तय की गई है। माना जा रहा है कि 10 अप्रैल को सभी 5 जो राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं,
एक साथ वो शपथ ग्रहण कर लेंगे। अब इस खबर को और विस्तार से आपके सामने रख रहे हैं। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। राज्यसभा के जरिए केंद्र में जा रहे हैं नीतीश कुमार और 30 मार्च को विधान परिषद से इस्तीफा देंगे। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ले सकते हैं, यह खबर सामने आई है। लेकिन उससे पहले जो प्रक्रियाएं होती हैं उसे पूरा किया जाएगा और इसके हिसाब से विधान परिषद से इस्तीफा देना होगा और इसके लिए 30 मार्च का समय बताया जा रहा है। और ऐसे में सवाल है कि राज्यसभा में शपथ से पहले सीएम पद से इस्तीफा देंगे क्या नीतीश? क्योंकि नीतीश केंद्र में जाएंगे तो बिहार में नई सरकार बनेगी। बिहार की नई सरकार में मुख्यमंत्री भी नया ही होगा। सीएम पद को लेकर कई नामों की चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि एनडीए के अंदर सहमति बन भी चुकी है। नया मुख्यमंत्री तब बनेगा जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। और ऐसे में सबके जहन में यह सवाल घूम रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से कब इस्तीफा देंगे। हालांकि वो चाहे राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। और ऐसे में अब यह देखना होगा कि कब तक वो इस्तीफा देते हैं सीएम पद से। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चार्जशीट जारी किया। अमित शाह ने कहा कि पूरे देश में एसआईआर हुआ, लेकिन बवाल सिर्फ बंगाल में हुआ। अमित शाह ने बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का भी दावा किया है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बंगाल की चुनावी लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी है। बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच सियासी तलवार तन गई है। बीजेपी की ओर से पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चार्जशीट जारी किया। इस दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर तीखा हमला भी बोला। ये जो चार्जशीट है टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड वाली पॉलिटिक्स खेली है। कभी उनका पैर टूट जाता है, कभी उनके सिर पर पट्टी बंध जाती है, कभी वो बीमार पड़ जाती हैं और कभी वह चुनाव आयोग के सामने खड़ी होकर बेबसी का नाटक करती हैं और चुनाव आयोग को गालियां भी देती हैं। लेकिन बंगाल के लोग अब विक्टिम कार्ड की इस पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझ चुके हैं और बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। नहीं, हम आसाम में 90 से ज्यादा सीटों के साथ जीतेंगे और हम बंगाल में भी बहुत अच्छे तरीके से सरकार बनाने जा रहे हैं। एक ओर जहां बीजेपी असम में फिर से सत्ता में वापसी चाहती है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी के 15 साल के शासनकाल को उखाड़ फेंकने का बीड़ा भी उठा लिया है। हालांकि पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने बहुत जोर लगाया था, लेकिन तब ममता का करिश्मा काम कर गया। देखना होगा इस बार क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बंगाल में तगड़ी फाइट है और अब आपके सामने बंगाल की चुनावी लड़ाई को विस्तार से रखने जा रहे हैं। किस तरीके की फाइट इस बार रहने वाली है, क्या तैयारी दोनों पार्टियों की तरफ से की गई है, ये सब कुछ अब आपके सामने विस्तार से रखेंगे। और जो तस्वीरें लगातार दिख रही हैं, बीजेपी ने जिस ढंग से वहां पर ताकत झोंकी है, उसके बाद माना जा रहा है कि बंगाल में मुख्य मुकाबला ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच में ही है। एक और जहां ममता बनर्जी की पार्टी अपने 15 साल की सत्ता को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, दूसरी ओर बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के लिए लगातार जुगत लगाते हुए देखी जा रही है। अब देखिए, क्योंकि देश में बंगाल ही एकमात्र बड़ा राज्य है जहां अब तक बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई है और अब तक इसी की तैयारी हो रही थी और अब कहा जा रहा है कि इस बार यहां पर बदलाव की बयार है और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ये दावा बीजेपी का है, जबकि ममता बनर्जी की अपनी तैयारी बंगाल में दिखाई दे रही है और लगातार ये फाइट आगे बढ़ती हुई दिख रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। दोनों ही पक्ष चुनाव में पूरी ताकत झोंकते हुए दिख रहे हैं। ममता बनर्जी अपनी अस्मिता बचाने की जुगत में है, यानी कि बंगाली अस्मिता की बात कहती रहती हैं। बीजेपी ममता के 15 साल के शासन को भ्रष्ट शासन बता रही है। अमित शाह ने ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी किया और अमित शाह ने बंगाल में सरकार बनाने का दावा भी किया है
और इसके साथ साथ वहां पर कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं। हालांकि देखना होगा कि किसके दावों में दम कितना है। आगे बढ़ते हुए बात अब अनंत सिंह की कर लेते हैं। जेल से निकलने के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह अपने पूरे अंदाज और पुराने अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। पटना आवास के बाहर घोड़े के साथ नजर आए अनंत सिंह। काफी पहले पटना की सड़कों पर घुड़सवारी करते हुए वो देखे गए हैं। यहां तक कि बग्घी से विधानसभा जाते हुए भी वो कई बार नजर आ चुके हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अनंत सिंह बिहार की राजनीति में अपनी दबंग छवि और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी गले में अजगर के साथ अटखेलियां करते दिखे तो कभी आंखों में काला चश्मा और सिर पर हैट पहने बग्घी से विधानसभा जाने की तस्वीरें सामने आई तो कभी पटना की सड़कों पर घुड़सवारी करते दिखे। बिहार की राजनीति में छोटे सरकार के नाम से चर्चित मोकामा के विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर बेहद एक्टिव दिख रहे हैं। अनंत सिंह की एक ताजा तस्वीर सामने आई है जिसमें वो अपने पटना आवास के बाहर पसंदीदा घोड़े के साथ दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह के इस पसंदीदा घोड़े का नाम लाडला है और वीडियो में दिख रहा है कि अनंत अपने घोड़े लाडला को दुलार रहे हैं, उन्हें मना रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अपनी बातों से समझा रहे हैं। घोड़ा भी उनकी बातों पर अपने पैर को आगे पीछे कर रहा है। घुड़सवारी अनंत सिंह का काफी पुराना शौक रहा है। यही वजह है कि अनंत सिंह ने 2006 के आसपास पहचान छिपाकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के घोड़े को सोनपुर मेले में खरीद लिया था। उन्होंने यह घोड़ा किसी और के जरिए इसलिए खरीदवाया क्योंकि अनंत सिंह को पता था कि लालू प्रसाद उन्हें घोड़ा नहीं बेचेंगे। चर्चा तब तेज हुई जब अनंत सिंह इस घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंच गए। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, अनंत सिंह अपने बयान और अंदाज की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से जब जेल से बेल पर वो बाहर आए हैं तो अपने पुराने अंदाज में वो दिखे हैं। अनंत सिंह के बिंदास अंदाज को अब आपके सामने विस्तार से रख रहे हैं। अनंत सिंह मोकामा से जेडीयू के विधायक हैं। अनंत सिंह की पहचान बाहुबली नेता के तौर पर रही है। बिहार की राजनीति में अनंत सिंह का अलग अंदाज हमेशा दिखाई देता है और इसी अंदाज से वो जाने जाते हैं। अनंत सिंह अलग अंदाज में बोलने के लिए भी जाने जाते हैं। अपने अलग अंदाज की वजह से हमेशा वो सुर्खियों में भी रहते हैं। कभी घोड़ा तो कभी बग्घी से विधानसभा पहुंचने की तस्वीरें दिखी हैं जिससे वो चर्चा में रहे हैं। कभी गले में अजगर के साथ अनंत सिंह की फोटो आती है तो कभी अनंत सिंह को घोड़ा और हाथी पालने का शौक उनको सुर्खियों में लेकर आ जाता है। समय समय पर घोड़ों के साथ उनकी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। एक बार फिर से अनंत सिंह अपने घोड़े के साथ दिखाई दिए हैं। देखिए, अनंत सिंह जिस घोड़े के साथ दिखे उसका नाम लाडला है और कहा जा रहा है कि ये उनका सबसे पसंदीदा घोड़ा है जिसके साथ वो समय बिताते हुए एक बार फिर से देखे गए हैं। अब बात मधेपुरा की भी खबर की करने जा रहे हैं। रफ्तार कैसे एक इंसान के लिए काल साबित हो सकती है उसकी बानगी यहां पर दिखी है। मेले से लौट रहे 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत हुई है। कार पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए 20 फीट नीचे नदी में जा समाई और हादसे से पहले 4 दोस्तों के भोजपुरी गाने पर मस्ती का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो को देखते हुए अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कार के स्पीडोमीटर का कांटा रफ्तार देखकर उछल रहा है। एक्सीलेटर पर प्रेशर ऐसा कि कार रफ्तार के सारे रिकॉर्ड तोड़ देना चाहती है। कार के भीतर भोजपुरी गाने पर 4 युवक फुल मस्ती में हैं। लेकिन अगले ही पल की तस्वीर देखिए। कार बिजली का पोल तोड़ते हुए पुल की रेलिंग को ध्वस्त करते हुए नदी में जा समाती है। बेकाबू कार अब नदी में शांत पड़ी है। उसमें सवार 4 दोस्त अब काल के गाल में समा चुके हैं। ये तस्वीरें मधेपुरा की हैं, जहां हादसे से हाहाकार मचा है। बताया जा रहा है कि 4 दोस्त कार से ग्वालपाड़ा मेला देखकर लौट रहे थे।
लेकिन ये उनकी आखिरी यात्रा साबित हुई। अरार पुल के पास कार बेकाबू होकर बिजली का पोल तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। नदी में कार गिरने से पहले एक युवक का फेसबुक लाइव वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जब गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भर रही थी, ठीक उसी वक्त युवक कार के अंदर से लाइव कर रहा था। इस दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस अब वायरल फेसबुक लाइव वीडियो की जांच कर रही है, लेकिन हादसे की इस तस्वीर से साफ है कि कार इतनी रफ्तार में थी कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। बेकाबू रफ्तार एक बार फिर से 4 जिंदगियों पर भारी पड़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से श्रीकांत राय की रिपोर्ट। तो 4 दोस्त जो मेला देखकर वापस लौट रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे की तस्वीर जब सामने आई है तो कई गंभीर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। खबर को अब विस्तार से आपके सामने रख रहे हैं और एक एक बारीकी आपको समझाएंगे। हादसे के पीछे लापरवाही और उस लापरवाही ने किस तरीके से 4 युवकों की जान छीनी है, उससे आप सतर्क भी हो सकते हैं। खबर यह है कि मधेपुरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। पुल को तोड़ते हुए कार नदी में जा समाई है। अब जो तस्वीर सामने आई है वो बहुत ही गंभीर है। हादसा ये क्यों हुआ ये भी समझ लीजिए। तो बता दें आपको कि हादसे से पहले का जो वीडियो सामने आया है, बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उससे कुछ देर पहले फेसबुक पर लाइव किया गया था और उससे पता चल रहा है कि कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। रफ्तार को सोशल मीडिया पर दिखाने की सनक लड़कों पर सवार थी और 120 किलोमीटर की रफ्तार से कार भाग रही थी। और ये जो लाइव तस्वीर दिखाई दी है वो ये बता रही है कि लापरवाही बरती गई। ये कोई पहली कार दुर्घटना नहीं। आप सड़क हादसों के आंकड़ों को जानकर हैरान हो जाएंगे। आइए अब सड़क दुर्घटनाओं को समझाते हुए आंकड़े भी रखते हैं कि भारत में ये आंकड़े क्या कहते हैं। भारत में हर साल करीब 1.78 यानी कि 1,78,000 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत होती है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा नंबर है। ये तो रही 1 साल की बात। अगर 5 साल के सड़क हादसों के आंकड़े आपके सामने रखेंगे तो ये ज्यादा डरावने हैं। 5 साल में 7.77 लाख यानी कि 7,77,000 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े आपको सतर्क करने के लिए भी काफी हैं। इसको थोड़ा और आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। अगर हर रोज होने वाली सड़क दुर्घटना और सड़क दुर्घटना में हुई मौतों के आंकड़ों को देखा जाए तो ज्यादा परेशान करने वाले ये दिखते हैं, क्योंकि भारत में हर रोज होने वाली सड़क दुर्घटना की बात की जाए तो प्रतिदिन 1,317 हादसे होते हैं, जिसमें से 474 लोगों की मौत हो जाती है। हर घंटे होने वाली दुर्घटनाओं की बात करें तो ये बेहद हैरान करने वाली है। देखिए, भारत में हर घंटे 55 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। प्रतिदिन का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। 1,317 प्रतिदिन का आंकड़ा है, जिनमें से मौत 474 है। अब आपके सामने जो आंकड़ा रखने जा रहे हैं वो हर घंटे का आंकड़ा है। भारत में किस तरीके से हर घंटे लोगों की जान जाती है सड़क हादसे में, वो भी समझ लीजिए। प्रति घंटे दुर्घटना का जो आंकड़ा है वो 55 है, यानी कि भारत में हर घंटे 55 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 20 लोगों की जान चली जाती है। अब समझिए कि ज्यादातर रोड एक्सीडेंट किस उम्र के लोगों में होती है और किस उम्र के लोगों की सबसे ज्यादा मौत होती है। तो आपको बता दें कि भारत में हर साल सड़क दुर्घटना में जो कि 1,78,000 लोग जान गंवाते हैं, उसमें से 60% जो आंकड़ा है वो 18 से 34 साल का है। मतलब युवाओं का आंकड़ा है जो कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। रील बनाने की सनक भी इस पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि रोड एक्सीडेंट के मामलों में देश में बिहार किस नंबर पर है। तो ये आंकड़े भी अब आपके सामने विस्तार से रख रहे हैं। बता दें आपको कि 2018 से 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक सड़क दुर्घटना वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, जबकि बिहार 8वें नंबर पर है। अब 2018 से 2022 तक का आंकड़ा भी आपके सामने रख रहे हैं। और एक्सीडेंट की बात की जाए तो देखिए 1,08,882 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में होती है, जबकि बिहार की बात की जाए तो ये आंकड़ा 36,191 लोगों की है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी संख्या में होती सड़क दुर्घटनाओं के पीछे की वजह क्या है, तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। सबसे बड़ी वजह तो मानवीय भूल है। मानवीय भूल के बाद लापरवाही से गाड़ी चलाना एक बड़ी वजह है। यातायात नियमों का पालन ना करना ये भारी और बड़ी वजह दिखती है।
तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना और नशे में गाड़ी चलाना, ये कुछ बड़ी वजहें हैं जिसकी वजह से लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं। सड़क हादसों की कुछ और बड़ी वजह की बात की जाए तो गाड़ियों का खराब स्थिति में रहना, ओवरलोडिंग और खराब मौसम भी इसके पीछे की वजह बताई जाती है। और ये आंकड़े सामने आते हैं कि गाड़ी बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी आप उसका इस्तेमाल करते हैं जिससे हादसों का शिकार हो सकते हैं। भारत में सड़क हादसों की नई और सबसे बड़ी वजह को भी अब आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया का चक्कर, फेसबुक पर लाइव करना, रील्स का बुखार, ये सब मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल के बाद सामने आया है। और अब बात समस्तीपुर की खबर की भी करेंगे। वो खबर आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं, जहां बाबा केवल स्थान में राजकीय मेले में शराब बेचने का वीडियो वायरल हो रहा है। मेले में शराब का काउंटर लगाया गया, सरेआम शराब वहां पर बेची जा रही थी और खुलेआम शराबबंदी की कानून की कैसे धज्जियां उड़ाई गई, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। बाबा केवल स्थान में शराब का काउंटर, राजकीय मेले में शराब की सरेआम बिक्री, शराबबंदी कानून की फिर उड़ी धज्जियां। ये तस्वीर है समस्तीपुर के केवल स्थान में सजी दुकानों की। मेले में लोगों का रेला है, मेले में दुकान और ठेला है और मेले में शराब की काउंटर भी लगी है। एक शख्स आकर पूछता है, ओरिजिनल है? ये ओरिजिनल है वो? ये ओरिजिनल है वो? समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड में मल्लाहों के तीर्थ स्थल बाबा केवल स्थान धाम में राजकीय मेला लगा है। मेले में खुलेआम शराब बेचने का वीडियो वायरल हो रहा है। बाजाब्ता टेबल पर शराब की बोतलें सजी हैं और लोग शराब की बोतल देखकर हैरान हैं। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मेले में शराबबंदी कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शराब के धंधे में लगा शख्स बिना किसी फिक्र और परवाह के शराब बेच रहा है। शराब बेचने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बड़ा सवाल है कि राजकीय मेले में सुरक्षा के बीच कैसे पहुंची शराब? श्रद्धा और आस्था के मेले में शराब का क्या काम है? मेले में तैनात पुलिस के जवान आखिर क्या कर रहे थे? क्या पुलिस अपनी लापरवाही पर पर्दा डाल रही है? न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, शराबबंदी वाले राज्य में एक बार फिर से शराबबंदी कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिसको लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मेले में शराब वाली खबर को अब विस्तार से आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। बिहार ऐसा राज्य जहां पर शराबबंदी की गई और बिहार में शराब पीना और बेचना दोनों ही प्रतिबंधित है। शराबबंदी के बावजूद समस्तीपुर में खुलेआम शराब का स्टॉल दिखा है और राजकीय मेले में शराब की सरेआम बिक्री की गई है। शराबबंदी कानून की फिर धज्जियां उड़ा दी गई। पुलिस वालों को इस बात की जानकारी तक नहीं थी और अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा देखिए। ऐसी लापरवाही जिस पर कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर स्टॉल वहां पर मेले में लगाया गया तो फिर इसकी जानकारी पुलिस के पास कैसे नहीं थी? जहां पर आम लोगों को खबर थी जो शराब खरीद रहे थे, पर पुलिस को इसकी खबर नहीं थी। लेकिन जब तस्वीर सामने आई है तो कहा जा रहा है कि इस पर कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हुए खबर नवादा से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर जंगली हाथियों ने गांव में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। हाथी बेखौफ घूम रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीब 20 जंगली हाथी जो ग्रामीण इलाकों में बिना किसी खौफ के घूम रहे हैं। ये तस्वीरें नवादा के रोह इलाके के सियूर गांव की है, जहां करीब 20 हाथियों का झुंड ग्रामीण इलाकों में दाखिल हो गया। हाथियों के इस झुंड ने गेहूं के खेतों में जमकर उत्पात मचाया। पूरे गांव में डर का माहौल है। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद गांव वालों ने जंगली हाथियों को गोविंदपुर की तरफ खदेड़ दिया है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।